गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, मैं शिव सर आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल JS एकेडमी ऑफ सोनभद्र पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज दीपावली की सुबह मैं आप लोगों के बीच में आपका अपना सर, आपका अपना भाई, अपने और आपके अपने YouTube चैनल पे आप लोगों को GS में हिस्ट्री की लेक्चर 10 यानी 10वीं क्लास लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम लोगों का लेक्चर 9 गया था, तो उसमें मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका टाइम ड्यूरिंग होता है 2500 से 1750 BC। ठीक, इसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों का अंतिम चरण यानी हम लास्ट स्टेज पे थे। और लास्ट स्टेज में हमने बोला था कि आगे जब मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा तो अब इसके एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए कृषि। क्या हेडिंग बना लीजिए? कृषि हेडिंग बना लीजिए। कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो इस समय की कृषि क्या थी, कैसे थी, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में पहला पॉइंट लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी राइस के जो है एविडेंस यानी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दो स्थान था, एक था लोथल जो हम लोगों का बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, और एक रंगपुर से प्राप्त हुए हैं ये चावल के साक्ष्य। ठीक, और इस सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य कृषि क्या थी अगर पूछ ले? मुख्य कृषि यानी मेजर क्रॉप्स क्या थे, यानी मुख्य फसल लिख लीजिए। मुख्य फसल, मेजर क्रॉप्स क्या थे? तो आप लोग जानते हैं क्या था? जौ और गेहूं था। क्या था? जौ और गेहूं, यानी वर्ली और वेट थे। और कहने का मतलब इस समय की मुख्य फसल जौ और गेहूं थी। चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन ये जो मैं पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग इसको भी फिंगर पॉइंट करके बना लीजिए कि इस सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से गन्ने के साक्ष्य कहीं से प्राप्त नहीं हुए हैं। गन्ने के साक्ष्य कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए, यानी गन्ने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ठीक, ये पूछता है, यही तो मेन क्वेश्चन है कि क्या गन्ने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिला था? तो हम लोगों को पता है उत्तर प्रदेश की जो नगदी फसल है वो गन्ना है, और भारत में भाई हमारे एक राज्य है उत्तर प्रदेश, तो गन्ना हमारी नज़रों में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि इस समय भी गन्ना रहा होगा, लेकिन गन्ने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। इसको यहाँ तक करिए आप लोग 3 पॉइंट को। तो इसको आप लोग कर लिए। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग जानिए, फिंगर पॉइंट करिए और देखिए कि विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कपास की खेती सिंधुवासियों ने की थी, इसीलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता को कपासी सभ्यता बोला गया था। यानी कपास की यानी कॉटन की सबसे पहले खेती यानी क्रॉपिंग या क्रॉप किसने किया था, या इसकी हार्वेस्टिंग किसने की थी? तो सिंधुवासियों ने की थी। किसने किया था? सिंधुवासियों ने की थी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन कंटेम्परी एक सभ्यता और चल रही थी, समकालीन एक सभ्यता चल रही थी। समकालीन एक सभ्यता थी जिसको हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते थे। क्या कहते थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता हम लोग कहा करते थे। अच्छा, मेसोपोटामिया के लोगों ने कपास को
सिंधु कह के पुकारा था। क्या कह के पुकारा था? सिंधु, यस, सिंधु या सिंध कह के पुकारा था। और इसी कारण से इन्होंने, जिन्होंने कपास की खेती की, अब कपास को इन लोगों ने सिंधु कह के पुकारा, तो कपास की खेती करने वालों को क्या कहा होगा? खेती करने वालों को क्या कहा गया? इन्हीं लोगों के द्वारा कपास यानी सिंधु और कपास की खेती करने वाले को सिंधुवासी कहा गया। ठीक, यानी इससे हम लोगों को पता चलता है कि जो सिंधु शब्द है ये मेसोपोटामिया के लोगों ने भी दिया, और ये खेती है कपास की खेती जिस नदी पर की गई उस नदी को भी इन लोगों ने क्या बोला? सिंधु बोला, सिंधु नदी। ठीक, यही सब रीजन था। तो ये हम लोगों का क्या हो जाता है? एग्रीकल्चर हो जाता है, कृषि हो जाता है। इसको आप लोग करिए, मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग इसको कर लीजिए। तो इसको आप लोग कर लिए होंगे, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको कर लीजिएगा। चलिए, तो ये कृषि हो गया। कृषि के बाद अब हम लोग अगला पशुपालन के बारे में देखते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में देखते हैं। ठीक, तो देखिए, हालांकि मैं आप लोगों को इतना वीडियो दे चुका हूँ कि आप लोगों को मैं हर एक जगह पढ़ाई चुका हूँ कि सबसे पहला पालतू पशु कौन सा बना? कुत्ता। फिर उसके बाद कुत्ते के संग मानव के दफनाने के जो साक्ष्य मिले जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम गुफकराल से मिले, सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पशुपालन से इम्पॉर्टेंट रिलेटेड एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि पशुपालन में मतलब करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समय, सिंधु वासियों के समय घोड़े और हाथी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? हाथी और घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अच्छा, जो घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए वो लोथल से प्राप्त हुए। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुए। और जो हाथी के साक्ष्य प्राप्त हुए ये कहाँ से प्राप्त हुए? ये सुरकोटदा से प्राप्त हुए। ठीक, ये हो गया। तो आप लोगों से पूछ लेता है कि हाथी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि नहीं, तो हम लोग सोचते हैं कि यार हाथी उसमें से नहीं रहा होगा, उसमें कुत्ता थी वो। ठीक, लेकिन ये जानते हैं। अच्छा, ये दोनों जानवरों के साक्ष्य तो प्राप्त किए गए हाथी के सुरकोटदा से और घोड़े के लोथल से, लेकिन इन दोनों जानवरों को या इन दोनों जानवरों को पालतू नहीं बनाया गया था। पालतू नहीं थे, ये पालतू नहीं थे। ठीक ना, ये चीज़ भी आप लोग लिख कर लीजिएगा, ये पालतू नहीं थे इन लोगों को, लेकिन उस समय सिंधु घाटी में ये मिले थे। अच्छा, सिंधु घाटी के समय जो देखिए अगला पॉइंट लिखिए आप लोग अच्छे से। सिंधु घाटी के समय दो जानवरों के साक्ष्य नहीं मिलते, गाय का उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए, बैल का मिला है लेकिन गाय का नहीं मिला है। यानी कहने का मतलब कि सिंधु घाटी सिंधु वासियों के समय गाय एक महत्वपूर्ण जानवर नहीं हुआ करता था, और साथ ही साथ शेर के भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। यानी गाय प्लस शेर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक, गाय और शेर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। हो गया, इसको भी आप लोग कर लीजिए पशुपालन में। उसके बाद आगे देखते हैं कुछ और चीजें जो हैं इसे समझिए। तो ये पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, तो ये भी हो गया होगा। चलिए, इसको आप लोग करते ही तो मैं कृषि वाला हटाता हूँ। ठीक, तो हमने पशुपालन के बारे में समझ लिया, यहाँ के कृषि के बारे में समझ लिया, चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मुख्य फसलें क्या थी ये। अच्छा, आइए मुद्रा के बारे में देखते हैं। मुद्रा, ठीक, तो क्या इस समय सिंधु वासियों के समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय क्या मुद्रा हुआ करती थी? तो नहीं, मुद्रा नहीं थी। यानी ये पूरी की पूरी जो सभ्यता थी ये वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। ठीक, ये है, होता है। लेकिन आइए, इसका भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सर आपने जब हम लोगों को लोथल की जानकारी दी थी, जो लोथल गुजरात में था,
ये बंदरगाह था, उस सभ्यता का बंदरगाह था। और मैंने बताया था कि लोथल से ही फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, फारस की मुद्रा प्राप्त हुई थी। यानी इससे हम लोगों को पता चलता था कि उस समय के लोग भी मुद्राओं में व्यापार किया करते थे। तो ये है क्वेश्चन महत्वपूर्ण, जितना भी स्टार बना ले कम है। ऐसे तो आप जानते, जैसा कि आप जानते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तु विनिमय प्रणाली तो थी, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि क्या मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो हाँ, क्योंकि अपवाद में लोथल आप देख रहे फारस की मुद्राएं मिली हैं। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, इसको कर लीजिए आप लोग, इसको कर लीजिए। चलिए अब आगे कुछ देखते हैं। पशुपालन हो चुका होगा आई होप सो आप लोगों का, इसको मैं हटाता हूं। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं इसके लिपि पे। किस पे आते हैं? लिपि पे आते हैं। तो सिंधुवासियों के द्वारा चीजों को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए 64 मूल चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। 64 मूल चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। ठीक, और 64 मूल चिन्ह थे। और यहां इस समय की जो लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक, यानी भाव चित्रात्मक लिपि किसे कहते हैं? जो पहले दाएं से बाएं लिखी जाए, दाएं से बाएं, फिर उसके बाद फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है। फिर कहां से कहां लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये था, यही कारण हुआ कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा पाया। भारत की सबसे पुराना पढ़ा जाने वाला जो साक्ष्य वो अशोक का है, टिलपेंथर के द्वारा पढ़ा गया था, टोपराभिलेख। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आप लोगों को। यानी इस लिपि को अभी तक पढ़ा जाया नहीं पाया गया है, यानी इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, ये कर लीजिए आप लोग। अच्छा, एक चीज मैं और आप लोगों को बताता हूं साइड में ही, कि इस समय का जो समाज था, सोसाइटी था, वो पितृसत्तात्मक ना हो के मातृसत्तात्मक था। क्या था समाज यानी सोसाइटी इस समय का? मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक यानी जो ये जो हम लोगों का जो कल्चर चला, इसमें पितृसत्तात्मक है। पिता को प्रधान माना जाता है, मुखिया माना जाता है। लेकिन ये जो सभ्यता थी, जो नगरी सभ्यता थी, जो अर्बन सिविलाइजेशन था हम लोगों का, ये मातृसत्तात्मक था। ठीक, अगला एक पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे फिंगर पॉइंट करके। इस सभ्यता के समाप्ति का कारण, इस सभ्यता के समाप्ति का कारण, तो इस सभ्यता की समाप्ति का कारण कहने को तो बहुत लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन अगर जो ऑथेंटिक माना गया है वो माना गया फ्लड यानी बाढ़ को। यानी लोगों का कहना है कि बहुत भयानक बाढ़ आने की वजह से ये जो सभ्यता थी, या सिंधु नदी में बहुत ज़्यादा जल स्तर के बढ़ जाने की वजह से आसपास ये बची हुई सभ्यता थी, तो ये बसी हुई सभ्यता सिंधु नदी के जल स्तर बढ़ने के कारण जलमग्न हो गई। अर्थात एक तरीके से इस सभ्यता की समाप्ति का कारण किसको माना गया? बाढ़ को माना गया है। ठीक, यहाँ पे आके आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता पूरा होता है मित्रों। तो इसको आप लोग कर लीजिए और देखिए आप लोग मित्रों। इसके बाद इसको आप लोग कर लीजिए, मैं आप लोगों को 10 सेकेंड का मौका देता हूं। उसके बाद मैं वैदिक पीरियड से रिलेटेड कुछ चीजें उठाता हूं और फिर उसको समझा के आज की क्लास हम लोग वहीं पे समाप्त करेंगे। फिर अगली क्लास में फिर अच्छे से वैदिक पीरियड हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप लोग कर लीजिए। तो आई होप सो आप लोगों का यहां तक हो गया होगा। तो चलिए, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा किया। अब आप लोग नया हेडिंग बनाइए, वैदिक सभ्यता, यानी हम लोगों का प्रागैतिहासिक काल की दूसरी सभ्यता। क्या
वैदिक सभ्यता। आप लोग हेडिंग बनाइए वैदिक पीरियड यानी वैदिक सभ्यता। क्या हेडिंग बनेगा हम लोगों का? वैदिक सभ्यता यानी वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड इसका जो टाइम ड्यूरिंग है ये है 1500 से 600 BC। और आप लोगों को पता ही है जो मैं 600 BC दिखाता हूं तो इसी के बाद हक्कामुनि वंश का शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम आता है। भारत में लोहे का आप वही लोग प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद यहीं से 16 महाजनपद स्टार्ट होगा। और फिर जब 16 महाजनपद स्टार्ट होगा तो वहीं से राजवंश आएंगे, जिसमें पहला हर्यक वंश, फिर शिशुनाग और नंद वंश। तो यानी हम लोग एक तरीके से प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं और निरंतर पहलुओं से जोड़कर चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो चलिए, इसका जो टाइम ड्यूरिंग हुआ, इसका टाइम ड्यूरिंग 1500 से 600 हुआ। सर ये क्या आप लिख दिए? आप कहेंगे सर आपने वैदिक पीरियड का तो टाइम ड्यूरिंग सिंधु घाटी सभ्यता का यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम ड्यूरिंग था वो आपने 2500 से 1750 BC बताया था। और इसका आप बता रहे हैं 1500 और 1750, यानी दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस देखें सर तो 250 साल का डिफरेंस आ रहा है सर। यानी सर ये 250 साल तक यहाँ कोई सभ्यता नहीं पनपी। हाँ, यहाँ कोई सभ्यता नहीं पनपी। यानी ये जो 250 साल था ये ब्लैक ईरा था, काला युग था, यहाँ पे कोई सभ्यता नहीं पनपी थी। उसके बाद यहाँ पर एक सभ्यता आई 250 साल बाद, जिसको हम लोग क्या कहे? वैदिक सभ्यता कहे। अच्छा, आर्यन आके बसे थे, ठीक ना? तो मैं बताऊंगा, फिलहाल में आइए। तो वैदिक सभ्यता यानी वैदिक पीरियड को हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हम लोगों का ऋग्वैदिक काल। क्या होता है? ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम ड्यूरिंग होता है हम लोगों का 1500 से 1000 BC। उसके बाद होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम ड्यूरिंग होता है 1000 से 600 BC। ये हो गया ऋग्वैदिक काल के समय की सबसे प्राचीन वेद। देखिए, ऋग्वैदिक काल यानी हमारे वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद हम लोगों का ऋग्वेद हुआ। ऋग्वेद तो सबसे पहले बना हुआ वेद भी कौन सा हुआ? ऋग्वेद हुआ। इसीलिए इस समय को, इस काल को ही ऋग्वैदिक काल बोला गया। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के समय में बाकी इसमें 3 वेदों का, भाई ऋग्वेद इधर आ गया तो बाकी जो 3 वेद बचे इसमें कौन कौन सा? सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद का हुआ, ठीक। तो ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का हुआ। इस समय की जो भाषा थी तो भाषा मौखिक थी। भाषा कैसी थी? मौखिक भाषा थी। और मौखिक भाषा में, अच्छा, इस समय की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत। और कैसी थी? मौखिक भाषा थी। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन वेदों के अलावा 2 हमारे एपिक यानी महाकाव्यों की भी रचना हुई है। 2 महाकाव्य हमारे महाकाव्य। पहला रामायण जिसके रचनाकार हमारे हुए वाल्मीकि। अच्छा, वाल्मीकि को ही आदि कवि के रूप में जाना जाता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा।
आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि को, ठीक। और दूसरा हमारा जो हुआ रामायण हो गया, फिर उसके बाद महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा कोई महाकाव्य है तो महाभारत है, ठीक। और इसके जो रचनाकार हुए वो हुए हमारे कृष्ण द्वैयापन वेद व्यास। इनका पूरा नाम था वेद व्यास का, कृष्ण द्वैयापन वेद व्यास। ये हमारे दो महाकाव्यों की भी रचना हुई। अच्छा, इसके बाद देखिए ऋग्वेदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। ईसा मसीह, आप लोग जानते हैं ईसा मसीह को। तो ईसा मसीह का जन्म जब हुआ था तो वहीं से हम लोग शताब्दी मानने लगे थे, एडी जिसको। तो इसका मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले, 1500 साल पहले ये सभ्यता स्टार्ट हुई थी। अच्छा, वैदिक सभ्यता की शुरुआत करने वाले या इसको लाने वाले आर्यंस हुए। कौन हुए? आर्य हुए। यानी वैदिक सभ्यता को लाने वाले कौन हुए? आर्य, आर्य हुए। अच्छा, मैक्स मुलर का मत है कि ये जो आर्यंस थे ये मध्य एशिया से आए हुए थे। काजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ से आर्यंस आए थे। अच्छा, इस चीज़ से रिलेटेड मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं आता हूँ। तो यानी वैदिक सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता था? तो वैदिक सभ्यता के लोगों को आर्यंस कहा जाता था। ये जो आर्य है, ये जो आर्य शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ का मतलब ही होता है वेद, और वेद का मतलब होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान होता है। और इसी वेद भाई, क्योंकि आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ हुआ, श्रेष्ठ का ही मतलब वेद हुआ, और वेद का ही मतलब विद्वान हुआ। यानी आर्यंस अपने आप को विद्वान समझते थे, और वेद होने के कारण, ये होने के कारण इस सभ्यता को हम लोगों ने क्या बोला? वैदिक सभ्यता बोला। क्या बोला? वैदिक सभ्यता बोला। तो किस कारण से इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता बोला गया था ये भी मैंने बता दिया। हम लोगों को ये पता चल गया कि अब हम लोग वैदिक सभ्यता में कदम रख चुके हैं और इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में लेक्चर 11 जब मैं लेके आप लोगों के बीच में आऊँगा तब उसमें हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और लोगों के मत पढ़ेंगे कि मैक्स मुलर ने क्या कहा, दयानंद साहनी ने क्या कहा, ये सब चीज़ें। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार और स्नेह मुझ पे बनाए रखिए, और मेरे और अपने YouTube चैनल JS एकेडमी को आप लोग आगे बढ़ाइए। थैंक्स माय फ्रेंड्स।